हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित अमेरिका के संविधान पे अपन चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में अपन ने अमेरिका के संविधान को आरंभ किया था। आज अपन अमेरिका के संविधान के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पे चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें पहला है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और दूसरा है नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत। अमेरिका के संविधान में संघात्मक व्यवस्था का जो स्वरूप हमने देखा है, उस स्वरूप के अंदर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का क्या महत्व है, ये किस प्रकार से शासन के अंगों में लागू होता है और किस प्रकार से शासन के अंगों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। तो आज अपन चर्चा करते हैं अमेरिका के संविधान को लेकर के। तो अपन एक हल्की सी चर्चा इसके संविधान को लेकर के पहले कर लेते हैं कि 1787 में अमेरिका के संविधान को बनाने के लिए फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस के द्वारा अमेरिका का संविधान बनाया गया था। अमेरिका के संविधान निर्माता इस बात को भली भांति जानते थे कि केंद्रीय जो सरकार है उसको जितना हो सके उसको शक्तिशाली बनाया जाए, लेकिन शक्तियां भी इस प्रकार से एक दूसरे के साथ तालमेल हो, एक दूसरे पे नियंत्रण हो। इसके लिए अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया था। और साथ में अपन ने देखा था कि अमेरिका का संविधान जो था वो 1789 में लागू हुआ था, इसलिए उसको अमेरिका के संविधान को 1789 का संविधान भी कहते हैं। आज अपन चर्चा करते हैं शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। ये शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है अमेरिका के संविधान में इसको ग्रहण किया गया है। ये शासन के किस प्रकार से या शासन के किन अंगों में कैसे लागू होता है, अपन इस चीज को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शक्ति पृथक्करण सिद्धांत जो है इसका प्रतिपादक, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है इसका जन्मदाता था, इसका प्रतिपादक जिसका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू था जो एक फ्रांसीसी विचारक था, फ्रांसीसी विचारक था। ये ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित था, उससे प्रभावित होकर के इसने इस चीज को ग्रहण किया था। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक है जिसमें इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। पुस्तक का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो 1748 में प्रकाशित हुई थी। एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है मॉन्टेस्क्यू की किस पुस्तक में दिया गया था, तो उस पुस्तक का नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। ये कब प्रकाशित हुई थी? 1748 में। और इसी से प्रभावित होकर अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। अब शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को अपन आगे शासन के अंगों को लेकर के देखते हैं अमेरिका के संविधान के विशेष संदर्भ में, कि अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को अपनाने के पीछे इसका जो मूल जो कारण है वो किस प्रकार से हमें दिखाई देता है। तो शक्ति पृथक्करण का जो सिद्धांत है ये बेसिकली शासन के अंगों में लागू होता है। कहां पे लागू होता है? शासन के अंगों में। अर्थात जब इस सिद्धांत को अपनाया जाता है, जब इस सिद्धांत का पूर्ण रूप से पालन होता है, तो शासन के जो अंग हैं वो अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और अमेरिका में शासन के अंगों की स्वतंत्र कार्य प्रणाली पे बल दिया गया था, इसलिए वहां पे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था। अब शासन के जो अंग हैं, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं शासन के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब जब शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन होता है तो शासन के ये जो तीनों अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका,
अपने अपने अधिकार क्षेत्र में कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। अमेरिका के संविधान में यह सिद्धांत अपनाया गया है, इसलिए वहां की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों स्वतंत्र होकर के कार्य करती हैं। अब जब अपन व्यवस्थापिका की चर्चा करते हैं तो अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम क्या है, कांग्रेस। यानी अमेरिका की जो व्यवस्थापिका अर्थात अपन जो संसद की चर्चा करते हैं, अपनी व्यवस्थापिका का नाम संसद है, उसी प्रकार से अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उसका नाम है कांग्रेस। जब अपन कार्यपालिका की चर्चा करते हैं तो अमेरिका की कार्यपालिका में अपन राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल, अमेरिका में इस मंत्रिमंडल को सचिव कहा जाता है, सचिव, इसकी चर्चा करते हैं। और न्यायपालिका की जब अपन चर्चा करते हैं तो इसमें आता है न्यायाधीश, ये आते हैं। जब अपन इनकी कार्य प्रणाली यानी इनका जो मुख्य जो कार्य है वो क्या है, जब इसकी कार्य की अपन चर्चा करते हैं तो अपने को पता है कि व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य है कानून बनाना, यानी कानूनों का निर्माण करना। जब अपन कार्यपालिका की चर्चा करते हैं कि कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कानूनों का क्रियान्वयन, कानूनों का क्रियान्वयन ये है। और जब न्यायपालिका की चर्चा अपन करते हैं तो न्यायपालिका का है विधि यानी कानूनों की व्याख्या करना, विधि की व्याख्या। अब देखिए बोर्ड पे कि हर चीज जो है आपके सामने स्पष्ट हो रही है कि यहां शासन के 3 अंगों की अपन चर्चा कर रहे हैं। शासन के 3 अंग कौन कौन से होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का मुख्य कार्य क्या होता है, कानून बनाना अर्थात कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका का मुख्य कार्य क्या है, कानूनों का क्रियान्वयन अर्थात कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य है विधि की व्याख्या करना अर्थात जो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया कानून, कार्यपालिका के द्वारा जिस कानून का क्रियान्वयन किया जा रहा है वह कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है, अर्थात उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का जो अधिकार है वो किसके पास है, न्यायपालिका के। तो इस प्रकार ये तीनों अपने अपने क्षेत्र में क्या है, स्वतंत्र हैं। अब देखिए यहां व्यवस्थापिका, अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है उस व्यवस्थापिका का नाम क्या है, कांग्रेस। कार्यपालिका में वहां सम्मिलित होता है राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल, अर्थात मंत्रिमंडल को वहां पे क्या कहा जाता है, सचिव कहा जाता है मंत्रियों को। न्यायपालिका में आता है न्यायाधीश। तो ये तो हो गई इनकी एक सामान्य से परिचर्चा। अब अपन चर्चा करते हैं कि इस शासन के जो अंग हैं, इन अंगों के अंदर जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो अपन अब इसकी निर्वाचन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। तो इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट जो है वो अपने मोबाइल में ले लीजिए, उसके बाद अपन इसके निर्वाचन की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। अभी तक तो अपन चर्चा कर रहे थे शासन के अंगों की। अब इन शासन के जो अंग हैं इन अंगों के निर्वाचन प्रक्रिया की, फिर देखते हैं इनके कार्यकाल को लेकर के कि इनमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो अब यहां देखते हैं अपन इसके निर्वाचन की प्रक्रिया। निर्वाचन की प्रक्रिया में अपन सबसे पहले देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी नंबर 1 व्यवस्थापिका। अब आपको पता है अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम क्या है, कांग्रेस। अब अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है इसके कितने सदन हैं, 2 सदन हैं। नंबर 1 प्रतिनिधि सभा, पहला सदन कौन सा है, प्रतिनिधि सभा। और दूसरा सदन कौन सा है, सीनेट।
ये निम्न सदन है, सीनेट उच्च सदन है। निम्न सदन का तात्पर्य है जनता का प्रतिनिधित्व, उच्च सदन का तात्पर्य यहां पे ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। यहां ये जो है प्रतिनिधि सभा जो है, इसके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो यहां प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। यानी प्रतिनिधि सभा जो है उसके जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, अर्थात उनकी निर्वाचन प्रक्रिया में जनता स्वयं भाग लेती है, अर्थात अपने मतदान के द्वारा उनका चुनाव करती है। दूसरी चीज आती है सीनेट। सीनेट के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो अमेरिका में सीनेट के सदस्य हैं वो भी जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका की जो व्यवस्थापिका है, वहां की जो कांग्रेस है, व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस जो है उसके दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों के सदस्यों का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जबकि अपन अपने राष्ट्र की जब चर्चा करते हैं, भारत की जब यहां चर्चा करते हैं, तो भारत का जो उच्च सदन है राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो होता है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। जबकि अमेरिका का उच्च सदन सीनेट है, जिसको दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है, जिसकी अपन अगली क्लास के अंदर अपन इसकी चर्चा भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर इससे सवाल भी पूछे जाते हैं कि अमेरिका का जो सीनेट है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली द्वितीय उच्च सदन है, उसकी तुलना कीजिए उसकी शक्तियों के संदर्भ में। तो अपन जब यहां देखेंगे तो यहां इसके दोनों जो सदन है, दोनों सदन जो है वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। यानी इसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ये तो बात किसकी हुई थी, व्यवस्थापिका की। अब अपन चर्चा करते हैं कार्यपालिका की। यानी कार्यपालिका जो है इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो कार्यपालिका के अंदर अपन ने देखा था किसको सम्मिलित किया गया था, राष्ट्रपति व उसका जो मंत्रिमंडल है उसकी चर्चा करते हैं। तो मंत्रिमंडल का चुनाव तो सीधे से सीधे किसके द्वारा हो जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा हो जाता है। तो यहां कार्यपालिका में मुख्य रूप से जिसकी चर्चा की जाती है वो है राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है उसमें होता है कि निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन। यानी कि अमेरिका की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अंदर राष्ट्रपति प्रमुख है। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह एक निर्वाचक मंडल के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है। अब जो ये निर्वाचक जो मंडल होता है, इस निर्वाचक मंडल का चयन अर्थात इसका जो निर्वाचन किया जाता है वो जनता के द्वारा होता है। जनता किसका चुनाव करती है, निर्वाचक मंडल के सदस्यों का चुनाव करती है। और जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य होते हैं वो किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अमेरिका की जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो यहां अपन कह सकते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात अमेरिका के राष्ट्रपति का जो चुनाव जो होता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं तीसरे अंग की, और तीसरा अंग है यहां पे इसका वो है न्यायपालिका। तीसरा अंग है न्यायपालिका, और न्यायपालिका में आते हैं न्यायाधीश। अब इन न्यायाधीश की जो निर्वाचन प्रक्रिया है, इनका चयन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां देखिए ये जो न्यायाधीश जो है इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा होगी, राष्ट्रपति के द्वारा। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
लेकिन इनकी नियुक्ति के संदर्भ में सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक है, अर्थात सीनेट के द्वारा उसका अनुमोदन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति के द्वारा की गई ये नियुक्ति वैध मानी जाएगी। तो यहां इनके चयन जो है उसमें राष्ट्रपति अर्थात कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, क्योंकि सीनेट जो है ये सीनेट किसका अंग है? व्यवस्थापिका का अंग है। तो इस प्रकार से व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों की अहम भूमिका होती है किसके चयन में? न्यायाधीश के चयन में, क्योंकि न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति की द्वारा जो न्यायाधीश की नियुक्ति की जा रही है उसके संदर्भ में सीनेट का अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। ये शर्त है, वहां पे ये शर्त लगी हुई है। तो इस प्रकार न्यायाधीश की नियुक्ति के अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों की भूमिका जो होती है वो बढ़ जाती है। अब अपन देखते हैं प्रक्रिया के साथ इसका कार्यकाल। इसको मिटाने की आवश्यकता नहीं है, इसी के आगे मैं आपको समझा देता हूं कि कार्यकाल जो है, यहां प्रतिनिधि सभा जो है इसका कार्यकाल कितना होता है, सीनेट का कार्यकाल कितना होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है और न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं प्रतिनिधि सभा। तो प्रतिनिधि सभा जो है वो एक अस्थायी सदन है। तो यहां इसका जो कार्यकाल होता है वो होता है 2 वर्ष, यानी एक बार जिस प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का जो चुनाव किया गया है वो कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए। अपने यहाँ बेसिकली अधिकतम जो मानता है अपन 5 वर्ष के लिए। अपनी जो व्यवस्थापिका होती है उसका जो निम्न सदन है लोकसभा, उसका 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन इससे पहले भी इसको विघटित किया जा सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम जो तय सीमा रखी गई है वो 5 वर्ष के लिए। यहां जो है इसका जो निम्न सदन है प्रतिनिधि सभा, इसका कार्यकाल निश्चित है 2 वर्ष के लिए। इसका एक बार इनका चुनाव होता है एक साथ और ये 2 वर्ष के लिए होता है। 2 वर्ष के बाद इसका विघटन होता है, नए सदस्य चुन करके आ जाते हैं। दूसरी चीज आती है, ये 2 वर्ष कार्यकाल किसका है? ये 2 वर्ष कार्यकाल है प्रतिनिधि सभा का। इस प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष कार्यकाल है। अब अपन चर्चा करते हैं सीनेट की। तो सीनेट एक स्थायी सदन है जो जिसका कभी कोई विघटन नहीं होता है। तो यहां जो सीनेट के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल होगा। तो यहां जो सीनेट के जो सदस्य हैं, सीनेट के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। सीनेट के सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि सीनेट एक स्थायी सदन है जिसका कभी विघटन नहीं होता है। तो सीनेट के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष आ गया। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की, कि अमेरिका के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना निश्चित किया गया है? तो वो है 4 वर्ष। अमेरिका का कोई भी व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनता है तो कितने समय के लिए बनता है? 4 वर्ष के लिए बनता है। तो ये राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं न्यायाधीश की। जो न्यायपालिका के जो न्यायाधीश हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है आजीवन, यानी एक बार इनकी नियुक्ति होने के बाद ये आजीवन न्यायाधीश के पद पे कार्य करते हैं। इनका कार्यकाल आजीवन तय किया गया है, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती तब तक। लेकिन ये स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र पहले भी दे सकते हैं। तो लगभग 70 वर्ष की आयु तक के बाद न्यायाधीश स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे देते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति जो होती है वो आजीवन होती है इस पद पे। तो आपने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो था वो शासन के अंगों में कार्य करता है। अब यहाँ शक्ति पृथक्करण में ये स्वतंत्र होकर ये कार्य किस प्रकार से कर सकती हैं, तो उसके लिए अपन इनके कार्य प्रणाली को देखा, फिर अपन इनकी निर्वाचन प्रणाली को देखा, फिर अपन ने इनको कार्यकाल को देखा। क्योंकि ये सारे जो कारक हैं, ये सारे के सारे कारक इस चीज को सिद्ध करते हैं कि अमेरिका के अंदर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत शासन के अंगों में किस प्रकार से कार्य करता है। क्योंकि जब तक इनका कार्यकाल सुनिश्चित नहीं होगा, जब तक इनकी निर्वाचन प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं होगी, तो ऐसी स्थिति में ये स्वतंत्र होकर ये कार्य नहीं कर सकते। अब कार्यकाल पहले से तय है कि किसी को 2 वर्ष के लिए, किसी को 6 वर्ष, तो किसी को 4 वर्ष, तो किसी को आजीवन। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को ये पहले से पता है कि मेरी जिस पद पे नियुक्ति हुई है मैं उस पद पे कितने वर्ष तक कार्य करूंगा। तो यहां पहले से जब तय होता है तो व्यक्ति उस समय अवधि के लिए खुल करके स्वतंत्र होकर के कार्य करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के जो अंगों के अंदर जो शक्तियां हैं वो किस प्रकार से अपन को इनमें दिखाई देती है। अब अपन चर्चा करते हैं नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को।
अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है। अब ये नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत क्यों अपनाया गया है, इसकी अपने एक हल्की सी चर्चा करते हैं कि जब इन अंगों को, शासन के अंग जो थे, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये जो शासन के जो 3 अंग हैं, ये अपने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए अमेरिका के संविधान में एक नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है, इसके आधार पे ये जो तीनों अंग हैं, इनमें संतुलन स्थापित किया गया है कि शक्ति का संतुलन है वो बना रहे। अब किस प्रकार से, अब यहां देखिए व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका में अपन ने कांग्रेस की चर्चा की थी, उसके 2 सदनों की चर्चा की थी। कार्यपालिका में अपन ने राष्ट्रपति और उसके मंत्रिमंडल की चर्चा की थी, और उसके बाद न्यायपालिका में अपन ने न्यायाधीशों के संदर्भ को जानने का प्रयास किया था। तो यहां जो व्यवस्थापिका है, यह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के साथ साथ इनमें संबंध भी स्थापित किया गया है, नियंत्रण भी स्थापित किया गया है। और ये जो संबंध है, ये जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के माध्यम से दिखाई देता है। अब कैसे है उस पर अपन चर्चा करते हैं। जैसे अपन चर्चा करते हैं व्यवस्थापिका की, कि व्यवस्थापिका के अंदर प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अब प्रतिनिधि सभा और सीनेट जो अर्थात कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, वो व्यवस्थापिका में संपन्न होती है। लेकिन अब व्यवस्थापिका पे क्या है, कार्यपालिका का नियंत्रण लगाया गया है। अर्थात कार्यपालिका में राष्ट्रपति है, और राष्ट्रपति के पास वीटो की पावर है कि कांग्रेस के द्वारा कोई भी विधेयक जब पारित किया जाता है, तो वो तभी पारित माना जाता है जब राष्ट्रपति की उस पर स्वीकृति मिल जाती है। अन्यथा राष्ट्रपति उस पर वीटो का प्रयोग भी कर सकता है, और जब राष्ट्रपति उसको वीटो का प्रयोग कर देता है तो वो जो विधेयक जो होता है वो स्वीकृत नहीं माना जाता है। उसके बाद पुनः वहां की जो व्यवस्थापिका है, कांग्रेस है, उसे 2/3 बहुमत से उस विधेयक को पुनः पारित करना पड़ता है। उसके बाद राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति जो होता है, वीटो के माध्यम से व्यवस्थापिका पे क्या नहीं कर रहा है, नियंत्रण स्थापित कर रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज अपन देखते हैं, न्यायपालिका जो है, ये न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पे नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित करती है। तो अपन ने देखा था कि न्यायपालिका जो है वो वहां सर्वोच्च स्थिति में है, क्योंकि न्यायपालिका संविधान की रक्षक के रूप में कार्य करती है, और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, जिन कानूनों का क्रियान्वयन होता है, न्यायपालिका के पास ये अधिकार है कि वह उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करती है, और जांच में अगर वो अवैध होते हैं अर्थात संविधान के प्रतिकूल होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अवैध घोषित करने की जो शक्ति होती है वो न्यायपालिका के पास होती है। तो इस प्रकार से न्यायपालिका जो है वो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका दोनों पे क्या करती है, नियंत्रण स्थापित करती है। अब न्यायपालिका जो है, इस पे व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आपने देखा यहां न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसका पार्ट है, कार्यपालिका का। तो यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में यह शक्ति किसको दी गई है, राष्ट्रपति को दी गई है। लेकिन साथ में आपको मैंने यह भी बताया था कि राष्ट्रपति जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तो उसके लिए सीनेट का अनुसमर्थन होना आवश्यक है, अर्थात सीनेट की पुष्टि होनी आवश्यक है। जिस व्यक्ति की न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति की जा रही है, सीनेट ने उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। तो ऐसी स्थिति में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के रूप में कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन यहां जो व्यवस्थापिका का जो द्वितीय सदन है सीनेट, इससे अनुसमर्थन प्राप्त होना आवश्यक है। इसके अलावा आप देखते हो कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति है, कोई भी संधि, कोई भी समझौता विदेशों के साथ करता है, तो ऐसी स्थिति में सीनेट जो है उसकी स्वीकृति आपसे आवश्यक है। आपने देखा होगा जब राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी तो अमेरिका की इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। इसकी संपूर्ण रूपरेखा जो थी अमेरिका ने बनाई थी वायसराय संधि के माध्यम से। लेकिन अमेरिका ही आगे चल करके राष्ट्रमंडल का सदस्य जो था, वो संयुक्त राष्ट्र जो था बना था, उसका सदस्य नहीं बन सका था। राष्ट्र संघ जो बना 1920 में, उसका सदस्य नहीं बन सका। कारण क्या था, कारण यह था कि अमेरिका की सीनेट जो थी उसने उस चीज की पुष्टि नहीं की थी, जिसके कारण अमेरिका है वो राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं बन सका था। तो कहने का तात्पर्य है कि यहां सीनेट जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका आती है।
तो आप ये एग्जाम्पल भी ध्यान में रख सकते हो। राष्ट्र संघ 1920 में जो बना था प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व में शांति की स्थापना करने के उद्देश्य से, इसकी स्थापना में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन अमेरिका स्वयं इसका सदस्य नहीं बन पाया। इसके पीछे कारण था कि राष्ट्रपति ने इसकी नियुक्ति के संदर्भ में जो प्रक्रियाएं प्रारंभ की थी उसमें सीनेट ने उस चीज की पुष्टि नहीं की थी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका उसका सदस्य नहीं बन पाया था। इसके अलावा आप देखते हो कि राष्ट्रपति जो है वो किसी प्रकार की कोई भी कार्य प्रणाली होती है तो कांग्रेस की भूमिका भी जो होती है वो भी इसमें महत्वपूर्ण होती है। तो यहां कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत जो अपनाया गया है इसके माध्यम से व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका और न्यायपालिका भी नियंत्रण रखती है, और न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पे नियंत्रण रखती है। तो कहने का मतलब है तीनों अंग हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी ना किसी प्रकार की भूमिका के माध्यम से एक दूसरे पे नियंत्रण स्थापित करते हैं। और ये नियंत्रण जो है वो नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत पे शक्ति का संतुलन बना रहे, किसी भी जो अंग है उसके पास अत्यधिक शक्ति ना हो और ना ही वह शक्ति का दुरुपयोग करे। तो यहां इस सिद्धांत को अपनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है अमेरिका के संविधान निर्माताओं का वो यही है कि शासन के जो अंग हैं, शासन के अंग निरंकुश न हो, यानी मुख्य जो बल दिया है वो यही दिया है निरंकुश न हो। इसके लिए नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। और ये दोनों ही सिद्धांत जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में इनसे संबंधित सवाल भी पूछे जाते हैं। और मेरा आज का प्रयास भी यही था कि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको शक्ति संतुलन और नियंत्रण व संतुलन का सिद्धांत और शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझा सकूं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत ही सरल तरीके से समझने का अवसर मिला है, और आप भी इनके साथ साथ इन पे थोड़ी तैयारी कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप इनको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगली प्रक्रिया में अपन नया वीडियो जो लेकर के आएंगे अमेरिका के संविधान की अगली प्रक्रिया जो है उसमें चाहे अपन व्यवस्थापिका का हो, सीनेट के संदर्भ में चर्चा करें या राष्ट्रपति को लेकर के भी अपन चर्चा कर सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।